नमस्कार। ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय 15A रूपगढ़ के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए जो लास्ट टॉपिक चल रहा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में संरचना और बंधन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट फर्स्ट संरचना और बंधन, उसके बारे में बात कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी संकरण के बारे में। संकरण, हाइब्रिडाइजेशन, और संकरण में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3 प्रकार हैं संकरण के। पहला प्रकार है sp3 प्रकार का, जिसमें कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन होता है। दूसरा है sp2 प्रकार का, जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है। और तीसरा है sp प्रकार का, जिसमें कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। इन तीनों की जो आकृतियां हैं, इसकी आकृति होगी चतुष्फलकीय प्रकार की, चतुष्फलकीय प्रकार की। और दूसरा जो है इसकी आकृति जो होगी वो होगी त्रिकोणाकार, त्रिकोणीय या त्रिभुजाकार। और जो sp संकरण है इसकी आकृति होगी रेखीय प्रकार की। इसके अलावा इन तीनों के बंधकोण के बारे में भी हमने बात की थी। चतुष्फलकीय या sp3 का बंधकोण होता है 109 डिग्री 28 मिनट का। त्रिकोणीय या sp2 का बंधकोण होता है 120 डिग्री का। और रेखीय का बंधकोण होता है 180 डिग्री का। इन सब चीजों के बारे में हम लास्ट वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम इसी से आगे जो हमारा टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे, और वो हमारा टॉपिक है आज का और महत्वपूर्ण टॉपिक है बंध लंबाई अथवा बंध दूरी। बंध लंबाई अथवा बंध दूरी। आज हम बात करेंगे बंध लंबाई अथवा बंध दूरी के बारे में। बंध लंबाई का मतलब होता है दो बॉन्ड्स के बीच में। अब देखिए, दो बंधित परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी को, अब सबसे पहले तो दो परमाणु होने चाहिए और उन परमाणुओं के बीच में बंध होना चाहिए, तभी हम उसको बंधित परमाणु कहते हैं। दो बंधित परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी को बंध दूरी अथवा बंध लंबाई कहा जाता है। दो बंधित परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी को बंध लंबाई अथवा बंध दूरी कहते हैं। पॉलिंग, जिसने संकरण की अवधारणा दी है, उनके अनुसार एक सहसंयोजक बंध के लिए बंधित परमाणुओं की सहसंयोजक त्रिज्याओं का योग उनकी बंध लंबाई के बराबर होता है। पॉलिंग के अनुसार एक सहसंयोजक बंध के लिए बंधित परमाणुओं की सहसंयोजक त्रिज्याओं का योग उनकी बंध लंबाई के बराबर होता है। तो DA से B बराबर क्या होगा? RA प्लस RB। RA इसके लिए A के लिए और RB है B के लिए। तो इनके जो योग है इनकी त्रिज्याओं का, उसी को हम क्या बोलते हैं? बंध लंबाई बोलते हैं। उदाहरण के लिए कार्बन व क्लोरीन की सहसंयोजक त्रिज्याएं क्या है? कार्बन की सहसंयोजक त्रिज्या होती है 0.77 एंगस्ट्रॉम, और जो क्लोरीन है उसकी सहसंयोजक त्रिज्या होती है 0.99 एंगस्ट्रॉम। अतः कार्बन कार्बन बंध दूरी क्या होगी? एक की सहसंयोजक त्रिज्या 0.77 प्लस 0.77 तो क्या हो जाएगी? 1.54 एंगस्ट्रॉम। और कार्बन क्लोरीन बंध दूरी क्या हो जाएगी? 0.77 प्लस 0.99 इज इक्वल टू 1.76 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम होता है 10 की पावर -8 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, प्रायोगिक मानों से ये इसकी मिलती है, तो वो एक सिंपल सी चीज है। यहाँ पर इस तरीके से इसको बोलते हैं बंध लंबाई। बंध लंबाई DA से B, A माइनस B नहीं है, DA से B मतलब A और B के बीच की लंबाई। हाँ जी, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे और कौन सी चीज है इसके अंदर, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, बंध दूरी को या बंध लंबाई को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? बंध लंबाई को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, अब हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। बंध लंबाई को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहला कारक तो होता है संकरण का प्रकार। देखो, संकरण के प्रकार में एक सिंपल सी चीज होती है कि S लक्षण, S प्रतिशत या S लक्षण बढ़ने पर, S प्रतिशत या S लक्षण बढ़ने पर, तो सबसे पहला बंध लंबाई को प्रभावित करने वाला सबसे पहला प्रकार कौन सा है? संकरण का प्रकार। संकरण के प्रकार में 3 प्रकार के संकरण हमारे पास हैं। एक संकरण होता है जिसे हम sp3 संकरण कहते हैं। एक संकरण होता है जिसे हम sp2 संकरण कहते हैं। एक संकरण होता है जिसे हम sp संकरण कहते हैं। 3 प्रकार के संकरण है, sp3, sp2 और sp प्रकार का संकरण। देखो, जब हम sp3 प्रकार के संकरण के बारे में बात करेंगे तो यहां पर S कैरेक्टर, S प्रतिशत कितना होगा?
25% और पी करेक्टर कितना होगा 75%। जब हम sp2 के बारे में बात करेंगे तो यहां पर s करेक्टर कितना होगा 33%, ठीक है ऑलमोस्ट, और बाकी बचा हुआ पी करेक्टर। जब हम बात करेंगे sp के बारे में तो यहां पर 50% s करेक्टर होगा और 50% क्या होगा पी करेक्टर होगा, ठीक है। अब नियम ये कहता है कि जिसमें s परसेंटेज s करेक्टर जितना ज्यादा होगा, जिसमें s करेक्टर जितना ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ मतलब बंध लंबाई उतनी ही कम हो जाएगी, क्योंकि जो s कक्षक होता है वो नाभिक के पास में होता है, तो इसका मतलब नाभिक उसको खींच लेगा और बंध लंबाई उसकी कम हो जाएगी। तो इसका मतलब sp3 में बंध लंबाई बॉन्ड लेंथ क्या होगी सबसे ज्यादा, और sp2 में बॉन्ड लेंथ क्या होगी कुछ ज्यादा, और बॉन्ड लेंथ जो sp में है वो क्या होगी सबसे कम, बॉन्ड लेंथ जो sp में है वो क्या होगी सबसे कम, ठीक है। तो इसका मतलब संचरण का प्रकार भी इसको प्रभावित करता है। देखिए कार्बन के संचरण में जब s कक्षक की प्रतिशतता बढ़ती है तो बंध दूरी कम हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि संचरण में s कक्षक का प्रतिशत बढ़ता है, संकरित कक्षक के आकार में s गुण अधिक आ जाता है, जिससे नाभिक द्वारा यह आकर्षण बल से बंधा रहता है, फलस्वरूप नाभिक से दूरी कम हो जाती है और बंध छोटा हो जाता है, ठीक है। सिंपल सी चीज है, s प्रतिशत बढ़ने से नाभिक से दूरी हो जाएगी कम और नाभिक से कम दूरी होने पर बंध हो जाएगा छोटा। नेक्स्ट है बंधी परमाणुओं की विद्युत ऋणताओं का अंतर। विद्युत ऋणता का मतलब क्या है, बंध में बंधे हुए इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब या विद्युत ऋणता का मतलब क्या है, बंध में बंधे हुए इलेक्ट्रॉन को, बंध में बंधे हुए इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता विद्युत ऋणता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। बंध में बंधे हुए इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता विद्युत ऋणता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। किसी सहज संयोजक बंध द्वारा बंधी परमाणुओं की विद्युत ऋणताओं में जितना अधिक अंतर होता है उस बंध में उतना ही अधिक आयनिक गुण आ जाता है। मतलब जब दो परमाणुओं की विद्युत ऋणताओं में बहुत अधिक अंतर होगा तो बहुत अधिक आयनिक हो जाएंगे, जिससे उनके मध्य का आकर्षण बल बढ़ता है और बंध दूरी क्या हो जाती है कम हो जाती है। इसे शूमाकर-स्टीवंस संबंध के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। शूमाकर-स्टीवंस संबंध के द्वारा इसको ज्ञात किया जा सकता है, और वो शूमाकर-स्टीवंस संबंध कौन सा है इसको आपको याद रखना है, ये होता है शूमाकर-स्टीवंस रिलेशन, शूमाकर-स्टीवंस संबंध। यहाँ XA और XB क्रमशः A और B की विद्युत ऋणताओं के मान होते हैं। नेक्स्ट है अनुनाद या इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के विस्थानीकरण से बंध दूरियां प्रभावित होती हैं। उदाहरण के लिए एथेन में एकल बंध की दूरी 1.54 एंगस्ट्रॉम है, जो इन दोनों की त्रिज्याओं का योग है। एथिलीन में इसकी बंध दूरी 1.34 है, यह भी इनकी त्रिज्याओं का योग है। लेकिन बेंजीन की कैकुले संरचना में इसका मान 1.40 हो जाता है, जो कि ना तो एकल बंध जैसी है ना द्विबंध जैसी है। तो इसका मतलब जब हम अनुनाद या इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण करेंगे तब भी उस कंडीशन में भी जो बंध दूरी है वो बदल सकती है। तो यहाँ पर कुछ सहसंयोजक त्रिज्याएं दे रखी हैं। कार्बन में sp3 संकरण है और उसकी बंध दूरी, उसकी जो खुद की त्रिज्या होगी वो 0.77 होगी। sp2 में 0.74 होगी, sp में 0.69 होगी। कार्बन डबल बॉन्ड है 0.67, कार्बन डबल बॉन्ड sp संकरण में है 0.64, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है 0.60 और हाइड्रोजन है 0.37, ठीक है। उसके बाद में देखिए कुछ सहसंयोजक बंध हैं जिनकी औसत बंध लंबाइयां यहां पर दे रखी हैं। जैसे एथेन के लिए औसत बंध लंबाई होती है 1.54 sp3 संकरण, एथीन के लिए औसत बंध लंबाई होती है 1.34 sp2 संकरण, एथाइन के लिए औसत बंध लंबाई होती है 1.20 sp संकरण, और एथेनॉल के लिए औसत बंध दूरी जो होती है 1.51 होता है, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन sp3 संकरण, और उसके अलावा बंध लंबाई 1.24 है HCHO फॉर्मेल्डिहाइड के लिए। तो इस प्रकार से कुछ बंध लंबाइयां यहां पर प्रदर्शित की गई हैं। नेक्स्ट और भी कुछ इसके मान दे रखे हैं, देखिए उसके बारे में हम बात करते हैं और कौन कौन से हैं। जैसे मैथिलएमीन के लिए मान दे रखा है, उसके अलावा मैथिल मर्केप्टेन के लिए मान दे रखा है, मैथिल क्लोराइड के लिए मान दे रखा है, मैथिल ब्रोमाइड के लिए, मैथिल आयोडाइड के लिए, मैथेन, एथिलीन, एसिटिलीन, इन सभी के लिए मान दे रखा है। उसके बाद है बॉन्ड एंगल या बंध कोण। देखो
किसी अणु के दो संयुक्त बंधों के मध्य, संयुक्त का मतलब होता है ये भी इसके संयुक्त है, ये भी इसके संयुक्त है, ये इससे दूर है, ये इसके निकट है, ये इसके निकट है, ये इससे दूर है, ये इसके निकट है, ये इसके निकट है और ये इससे दूर है। तो इसका मतलब जो संयुक्त बंध होंगे उनके मध्य का कोण बंध कोण कहलाता है। बंध कोण का मान बंधन में भाग लेने वाले परमाणुओं की प्रकृति और कक्षकों के संकरण के प्रकार पर निर्भर करता है। किसी अणु के दो संयुक्त बंधों के मध्य का कोण बंध कोण कहलाता है। बंध कोण का मान बंधन में भाग लेने वाले परमाणुओं की प्रकृति और कक्षकों के संकरण पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए sp3 में अभी हमने बात की थी, sp3 में अगर संकरण sp3 है तो उसमें बंध कोण क्या होगा 109 डिग्री 28 मिनट। अगर संकरण sp2 है तो उसमें बंध कोण क्या होगा, उसमें जो बंध कोण होगा वो क्या होगा, उसमें बंध कोण होगा 120 डिग्री। और अगर संकरण sp है तो उसमें बंध कोण क्या होगा 180 डिग्री। sp3 संकरण में 109 डिग्री 28 मिनट का आदर्श कोण केवल उस स्थिति में होता है जब कार्बन के साथ जुड़े हुए चारों के चारों समूह एक जैसे हों या सारे के सारे समूह एक जैसे हों, जैसे मेथेन में, जैसे इसमें और जैसे इसमें, इन सभी में 109 डिग्री 28 मिनट का बंध कोण आएगा। लेकिन अगर ये अलग अलग प्रकार के समूहों से जुड़ी होती हैं तो ये बंध कोण सामान्य कोण से अर्थात 109 डिग्री 28 मिनट से कम भी हो सकता है और 109 डिग्री 28 मिनट से ज्यादा भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर CH3HBrCH3 है तो यहाँ पर इनका बंध कोण क्या होगा 114.2 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी प्रकार sp2 और sp संकरित कार्बन परमाणुओं में भी जब अलग अलग प्रकार के परमाणु जुड़े होंगे तब उनका भी बंध कोण विचलित हो जाएगा। तो बंध कोण होता क्या है, दो संयुक्त मतलब दो पास पास स्थित बंधों के बीच का जो कोण होता है उसको हम बंध कोण कहते हैं। दो संयुक्त बंधों के बीच का जो कोण होता है उसको हम बंध कोण कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बंध ऊर्जा अथवा बंध सामर्थ्य की कि बंध ऊर्जा अथवा बंध सामर्थ्य क्या होता है। यहाँ हम एक बार थोड़ा बंध कोण में जो ऑक्सीजन सल्फर वगैरह परमाणु है उनके बारे में हम बात करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए सबसे पहले H2O जो है, H2O का बंध कोण होता है 104.27 डिग्री, H2S का बंध कोण होता है 92.1 डिग्री और NH3 का बंध कोण होता है 106.46 डिग्री। अब देखो इन तीनों में एक ही संकरण है, वो कौन सा है sp3। बंध कोण क्या होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट का, लेकिन तीनों में बंध कोण अलग अलग है। एक में 104 डिग्री है, एक में 92 डिग्री है, एक में 106 डिग्री है। कार्बन के अतिरिक्त अगर नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, सल्फर आदि हो तो वो इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं उन पर, इस वजह से वो क्या करेंगे बंध कोण को प्रभावित करेंगे। तो देखो यहाँ पर दो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, इस वजह से ये इसको अंदर की तरफ धकेलेगा, ये इसको अंदर की तरफ धकेलेगा, मतलब लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन लगेगा तो बॉन्ड का मान कम हो गया। यहाँ पर भी वही कंडीशन है और यहाँ पर भी वही कंडीशन है। हम यह मानते हैं कि संकरण का प्रकार तो तीनों में sp3 है, जिसमें से जल और H2S में 2-2 और अमोनिया में 3 कक्षकों के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और बचे हुए कक्षकों में एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म रहते हैं। ये एकांकी या अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म बंधी इलेक्ट्रॉन युग्मों को प्रतिकर्षित करते हैं। अब इसको क्या बोलते हैं, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, जिससे बंध कोण घट जाता है। अमोनिया अणु में एक ही अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म है, अतः इसका बंध कोण सामान्य चतुष्फलकीय कोण से थोड़ा सा कम होता है। लेकिन H2O व H2S में 2-2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म हैं जिनका परस्पर भी प्रतिकर्षण होता है, अतः इनका बंध कोण और भी कम है। देखो यहाँ पर अमोनिया में तो एक ही है, इस वजह से इसका बंध कोण सबसे ज्यादा है 106.46। यहाँ पर 2-2 है तो ये तो पहले तो इसको प्रतिकर्षित करेगा, फिर इनमें खुद में भी प्रतिकर्षण होगा तो खुद में प्रतिकर्षण होने से दूर दूर जाएंगे, दूर दूर जाने से जैसे मान लीजिए ये S है, यहाँ पर इस तरीके से बंध लगे हुए हैं यहाँ पर और यहाँ पर, इसके ऊपर से अगर कोई दबाव लगाएगा प्रतिकर्षण करेगा तो इसका आकार छोटा हो जाएगा, इसका आकार 109 डिग्री 28 मिनट से क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। तो वही प्रॉब्लम यहाँ पर आती है, उसी प्रकार से यहाँ पर होता है। नेक्स्ट देखिए बंध ऊर्जा अथवा बंध सामर्थ्य क्या होती है। बंध ऊर्जा अथवा बंध सामर्थ्य क्या होती है, देखो जब भी कोई सहसंयोजक बंध बनता है तो उससे ऊर्जा निकलती है, क्योंकि परमाणु एक स्थायी विन्यास में आकर अणु बनाते हैं। एक सहसंयोजक बंध के बनने में निकली हुई यह ऊर्जा बंध ऊर्जा कहलाती है और इतनी मात्रा में ऊर्जा उपलब्ध करवाने पर वह बंध टूटकर दो उदासीन मूलक बना लेता है। मतलब जब कहीं बंध बनता है तो बंध बनते समय वहां से एनर्जी बाहर निकलती है और बंध बनते समय एनर्जी वहां से बाहर निकलती है और अगर हम उतनी ही एनर्जी को उसको वापस दे दें तो वह टूट जाएगा और टूटकर उदासीन मूलक बना लेगा। तो हम ये कह सकते हैं एक सहसंयोजक बंध को तोड़कर दो उदासीन मूलकों को बनाने के लिए, वापस रिपीट कर रहा हूं, एक सहसंयोजक बंध को तोड़कर दो उदासीन मूलकों को बनाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह बंध ऊर्जा कहलाती है।
एक सहसंयोजक बंध को तोड़कर दो उदासीन मूलकों को बनाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह बंध ऊर्जा कहलाती है। बंध ऊर्जा दो प्रकार से होती है, एक होती है वियोजन ऊर्जा, एक होती है जोड़ने वाली ऊर्जा, मतलब वियोजन ऊर्जा या बॉन्ड एनर्जी। वियोजन ऊर्जा गैसीय अवस्था में एक बंध को तोड़कर दो उदासीन मूलकों को वियोजित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा वियोजन ऊर्जा कहलाती है। गैसीय अवस्था में एक बॉन्ड तोड़ा, बॉन्ड तोड़कर दो उदासीन मूलक बनाए, उसके लिए जो आवश्यक ऊर्जा है वो वियोजन ऊर्जा कहलाती है। अर्थात इसको तोड़ेंगे और ये बाहर निकल गया तो इसके लिए डी का मान 118 किलो कैलोरी प्रति मोल है, यहाँ पर भी डी का मान 100 किलो कैलोरी प्रति मोल है। अर्थात गैसीय अवस्था में जल के अणु के पहले HOH बंध की वियोजन ऊर्जा 118 किलो कैलोरी प्रति मोल और दूसरे OH बंध की वियोजन ऊर्जा 100 किलो कैलोरी प्रति मोल है। दूसरा है नेक्स्ट बंध ऊर्जा, इसको बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। ये बॉन्ड एनर्जी देखो क्या होती है, किसी अणु के विभिन्न बंधों की वियोजन ऊर्जाओं का औसत उसकी बंध ऊर्जा कहलाता है। उदाहरण के लिए जल में प्रथम HO बंध की वियोजन ऊर्जा 118 किलो कैलोरी प्रति मोल है, जबकि द्वितीय जो HO बंध की वियोजन ऊर्जा है वो केवल 100 किलो कैलोरी प्रति मोल है। इन दोनों का जो आपस में जो इन दोनों का जो योग है वो देखो 109 है। अब 109 किलो कैलोरी प्रति मोल इसकी बंध ऊर्जा कहलाएगी। ठीक है, औसत निकालेंगे इसका, औसत निकाल के बंध ऊर्जा आ जाएगी। तो देखो पहला बॉन्ड तोड़ा उसके लिए 102, दूसरा बॉन्ड तोड़ा उसके लिए 105, तीसरा बॉन्ड तोड़ा उसके लिए 108 और चौथा बॉन्ड तोड़ा उसके लिए 83। तो इसकी बंध ऊर्जा को कैसे ज्ञात किया जाएगा? इसकी बंध ऊर्जा का मतलब है CH4 से 4 हाइड्रोजन निकाल दिए, सभी को जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी 398 और टोटल इसकी बंध ऊर्जा क्या हो जाएगी 398 बटा 4 बराबर 99.5 किलो कैलोरी प्रति मोल। 99.5 किलो कैलोरी प्रति मोल इसकी बंध ऊर्जा हो जाएगी। तो बंध ऊर्जा कैसे ज्ञात करते हैं? वियोजन के लिए जितनी बार हम वियोजन करेंगे, जितनी बार हमने वियोजन किया उसके लिए जो वियोजन ऊर्जा निकलेगी उन सभी को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद में 4 का भाग दे देंगे, बंध ऊर्जा निकल जाएगी। या जितनी बार जो है उसका भाग दे देंगे और उसकी बंध ऊर्जा निकल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जो द्विप्रमाणिक अणु होते हैं उनके लिए वियोजन ऊर्जा और बंध ऊर्जा का मान एक ही होता है। मतलब जो द्विप्रमाणिक है, जो दो ही परमाणुओं से बने हैं तो वो टूटेंगे, एक बार में टूट जाएंगे और टूटकर जितनी उनकी वियोजन ऊर्जा होगी उतनी उनकी बंध ऊर्जा हो जाएगी। अर्थात D बराबर E, क्योंकि इन अणुओं में केवल एक ही बंध होता है तो औसत होता ही नहीं। यहाँ पर बंध ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? सबसे पहले बंधी परमाणुओं का आकार। बंध ऊर्जा बंध दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, मतलब जितने दूर दूर रहेंगे बंध उतनी ही उसको तोड़ने के लिए कम एनर्जी की आवश्यकता है। जितने दूर दूर रहेंगे उतनी ही उसको तोड़ने के लिए कम एनर्जी की आवश्यकता है। तो इसका मतलब जितना बड़ा आकार होगा परमाणुओं का उतने ही वो एक दूसरे से दूर दूर होंगे और जितने वो एक दूसरे से दूर दूर होंगे उनको तोड़ने के लिए उतनी ही कम एनर्जी की आवश्यकता होती है। बंधी परमाणु के आकार से बंध दूरी प्रभावित होती है और बंध दूरी से बंध ऊर्जा प्रभावित होती है। बंध जितना छोटा होता है उसे तोड़ना उतना ही मुश्किल होता है, अर्थात उसकी बंध ऊर्जा उतनी ही अधिक होती है और बंध जितना लंबा होगा उसकी सामर्थ्य उतनी ही कम होगी। तो इसका मतलब बंध ऊर्जा व्युत्क्रमानुपाती होती है बॉन्ड लेंथ के। बंध कार्बन क्लोरीन के बीच का, बंध कार्बन ब्रोमीन के बीच में, कार्बन आयोडीन के बीच में। देखो क्लोरीन बहुत बड़ा है कार्बन की तुलना में, ब्रोमीन उससे भी बड़ा है और आयोडीन उससे भी बड़ा है, तो आकार बढ़ रहा है। 1.76 होगी, 1.919 होगी, 2.10 होगी। तो बंध ऊर्जा देखो 78.3, 69 और 50। दूसरा बंधी परमाणुओं की संकृत अवस्था। बंधी परमाणुओं की संकृत अवस्था भी वस्तुतः बंध को प्रभावित करती है और बंध दूरी और बंध ऊर्जा प्रभावित होती है। संकरण में 10% बढ़ने से कक्षक नाभिक के निकट आ जाएगा जिससे बंध ऊर्जा का मान कम हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखना जैसे जैसे कक्षक पास में आएगा वैसे वैसे बंध ऊर्जा का मान कम हो जाएगा। sp3 में बंध ऊर्जा, उसके बाद में यहाँ बंध ऊर्जा और यहाँ पर बंध ऊर्जा। तो यहाँ पर देखिए बंध ऊर्जा का जो मान है यहाँ पर s कक्षक बढ़ने के साथ साथ बंध ऊर्जा का मान बढ़ जाएगा। बंध दूरी इसकी कम होगी, उससे इसकी कम, उससे इसकी कम, तो इसका मतलब ये जो है ये बढ़ेगा, इसका मान बढ़ेगा, बंध ऊर्जा का मान बढ़ेगा जैसे जैसे s कैरेक्टर आता जाएगा। बंध क्रम, बंध क्रम का मतलब होता है बंधों की संख्या। जिसमें 2 बंध होंगे उसकी ज्यादा होगी, जिसमें 1 बंध होगा उसकी कम होगी, जिसमें 3 बंध होंगे उसकी और भी ज्यादा होगी। किन्हीं 2 परमाणुओं के मध्य बंध क्रम क्या है, इससे उसकी बंध ऊर्जा का निर्धारण होता है। बंध क्रम जितना अधिक होगा बंध ऊर्जा उतनी ही अधिक हो जाएगी, अतः बंध क्रम समानुपाती होता है बंध ऊर्जा के। बंध क्रम समानुपाती होता है बंध ऊर्जा के।
तो बंध है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। बंध क्रम 1 2 3, मतलब बंध की संख्या 1, बंध की संख्या 2, बंध की संख्या 3। उसके अलावा बंध ऊर्जा 79, 141 और 194, ठीक है। बंध ऊर्जाएं एकल बंध से अधिक है किंतु दुगनी और तिगनी नहीं है। इसका कारण यह है कि इसमें पाई बंध जो होते हैं उसमें प्रभावी अतिव्यापन नहीं होता, तो वो इसके कारण है। बस ये ध्यान में रखना है कि एकल बंध की ऊर्जा भी होती है और द्विबंध की ऊर्जा भी होती है, त्रिबंध की भी होती है। द्विबंध की ज्यादा होगी, त्रिबंध की और भी ज्यादा होगी, लेकिन डबल, जस्ट डबल या जस्ट ट्रिपल नहीं होगी। देखो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की बंध ऊर्जा 79.1 है, एग्जांपल इसका C2H6, ठीक है। उसके अलावा कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की 194.4 है, कार्बन ऑक्सीजन की 76.8, कार्बन नाइट्रोजन की 66.5, कार्बन ऑक्सीजन की 164 सभी किलो कैलोरी प्रति मोल और 69। इस प्रकार से इनकी बंध ऊर्जा की वैल्यू जो होती है वो लगातार कम होती है। देखो यहाँ पर भी है, इसका आकार छोटा, इसका आकार बड़ा, तो इसकी बंध ऊर्जा ज्यादा, इसकी बंध ऊर्जा कम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब हम आगे बात कर रहे हैं लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड बॉन्ड्स के बारे में। केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत रासायनिक बंध। केंद्रीकृत का मतलब होता है वह रासायनिक बंध जो केवल एक ही जगह पर फिक्स होता है, उसका आवेश जो है वो इधर उधर वितरित नहीं होता, उसको केंद्रीकृत रासायनिक बंध कहते हैं। और वह रासायनिक बंध जो फैलता है, जिसमें अनुनाद वगैरह पाया जाता है, उसे हम विकेंद्रित बंध कहते हैं। कार्बनिक अणुओं में विद्यमान सहसंयोजक बंध यदि दो परमाणुओं के मध्य ही केंद्रित रहता है तो उसे केंद्रीकृत बंध कहते हैं। लेकिन कभी कभी कार्बनिक अणुओं में सहसंयोजक बंध इलेक्ट्रॉन दो बंधित परमाणुओं पर केंद्रित ना होकर पूरे अणु पर विकेंद्रित हो जाता है। इस विकेंद्रण से अणुओं का स्थायित्व बढ़ जाता है और क्रियाशीलता कम हो जाती है। उदाहरण के लिए 1,4 पेंटाडाइन में दो केंद्रीकृत बंध है, जबकि 1,3 ब्यूटाडाइन में दो विकेंद्रीकृत बंध है। देखो, दो केंद्रीकृत बंध का मतलब है एक यहां पर आ जाएगा, एक यहां पर आ जाएगा, ये कहीं नहीं जा सकता। यहां पर देखो 1,3 ब्यूटाडाइन में सभी पर फैलेगा 1 2 3 4, यहां से यहां भी, यहां से यहां भी, कहीं भी जा सकता है। इस प्रकार बेंजीन के जो तीनों पाई बंध होते हैं वो विकेंद्रित होते हैं। विकेंद्रित का मतलब होता है ये वाला जो पाई बॉन्ड है, ये वाला पाई बॉन्ड अगर यहाँ पर फिक्स रहता है तो ये केंद्रित है, लेकिन अगर ये ऐसे हो जाता है, मतलब ये यहाँ पर भी आ सकता है, ये यहाँ पर भी जा सकता है, ये यहाँ पर भी जा सकता है, अर्थात अनुनाद जैसी चीज प्रदर्शित करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, विकेंद्रित या डीलोकलाइज्ड प्रकार का बॉन्ड कहते हैं। जैसे ये एग्जांपल है इसका, डीलोकलाइज्ड प्रकार का बॉन्ड है। जैसे ये विकेंद्रित प्रकार का, ये वाला जो डबल बॉन्ड है विकेंद्रित प्रकार का है। सबसे पहले यहाँ गया, इसको भरने के लिए ये वाला यहाँ पर आ गया, उसके बाद में इसको भरने के लिए ये वाला यहाँ पर आ गया और इसके साथ में इस तरीके से बन गया। तो इसका मतलब डबल बॉन्ड यहाँ पर भी है, 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 डबल बॉन्ड यहाँ पर सभी जगह पर डबल बॉन्ड घूम रहा है। इसका मतलब द्विबंध सभी जगह पर है, लेकिन एक समय पर नहीं, तो घूम तो रहा है, इसी को विकेंद्रण बोलते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर भी जा सकता है, देखो यहाँ पर आ गया, और ये डबल बॉन्ड वापस यहाँ पर भी आ सकता है, इसको भी विकेंद्रित कहते हैं। अब देखो इससे किसका निर्माण होता है, इससे कार्बोकेटाइन का निर्माण हो जाएगा, और यहाँ पर भी इसी तरीके से एरिनियम आयन का निर्माण हो जाएगा, बेंजील कार्बोकेटाइन बन जाएगा, ठीक है। तो केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत का मतलब है ऐसा बॉन्ड जो एक ही जगह पर फिक्स रहे वो केंद्रीकृत, और जो घूम सकता है, जो इधर उधर जा सकता है, उसको क्या बोलते हैं, विकेंद्रित प्रकार का। विकेंद्रित प्रकार के डबल बॉन्ड से हमेशा किसी भी यौगिक के स्थायित्व में वृद्धि होती है और क्रियाशीलता में कमी होती है। विकेंद्रित प्रकार के यौगिक अनुनाद प्रदर्शित करते हैं और अनुनाद से अनुनादी संरचनाओं का निर्माण होता है। नेक्स्ट है वान डर वाल इंटरेक्शंस। वान डर वाल इंटरेक्शंस, देखो अलग अलग प्रकार के बॉन्ड होते हैं, उनमें एक बॉन्ड है जो सबसे हम ये कह सकते हैं निम्न प्रकार का, सबसे हम ये कह सकते हैं कि लो टाइप का, सबसे दुर्बल प्रकार का बंध होता है वान डर वाल। ये क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, तत्वों की प्रकृति के आधार पर उनके परमाणु परस्पर सहयोग से आयनिक प्रकार के बंध, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, सहसंयोजक प्रकार के, उपसहसंयोजक प्रकार के, मेटल्स धात्विक बंध बनाती हैं। इनमें से आयनिक और धात्विक बंधी पदार्थों के कणों में तो प्रबल प्रकार का स्थिर वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है, लेकिन सहसंयोजक और उपसहसंयोगिकों में अणु जिस आकर्षण बल से जुड़े रहते हैं उन्हें वान डर वाल आकर्षण बल अथवा वान डर वाल्स क्रियाएं कहा जाता है, ठीक है।
ये बल समस्त अणुओं में पाए जाते हैं, यहाँ तक कि उत्कृष्ट गैसों में भी ये बल पाए जाते हैं। कैसे? यदि अणुओं के मध्य किसी प्रकार का आकर्षण बल नहीं होता, हम पढ़ रहे हैं कि उत्कृष्ट गैसों में किस प्रकार के ये बॉन्ड्स पाए जाते हैं। यदि अणुओं में कोई आकर्षण नहीं होता तो ज़ीनॉन को कभी भी द्रवित नहीं किया जा सकता था, CCl4 को, CO2 को, CH4 को कभी भी द्रवित नहीं किया जा सकता था, जबकि इनको द्रवित करना संभव है। इनके अणुओं के बीच में भी बॉन्ड पाया जाता है। इसका मतलब ये है भाई N से जुड़ा तो किसका निर्माण कर लिया? N2 का। इसका मतलब ये क्या है? एक सहसंयोजक बंध है, लेकिन N2 दूसरे N2 के साथ में जुड़ता है तो ये कौन सा बॉन्ड होता है? वैन डर वाल्स फोर्स। ठीक है, यही इसका मतलब। इसके अतिरिक्त वास्तविक गैसों का व्यवहार आदर्श गैसों के व्यवहार से विपरीत हो जाता है। आपने 11th क्लास के अंदर पढ़ा होगा और यहाँ पर भी फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आपको बताया गया है कि जो वास्तविक गैसें होती हैं वो आदर्श व्यवहार प्रदर्शित नहीं करती। उसका रीजन क्या है? वास्तविक गैसों में वैन डर वाल बंध पाया जाता है, जिस वजह से उनके आयतन और दाब के अंदर संशोधन करना पड़ता है। उसके बाद जूल थॉम्सन प्रभाव भी क्या बताता है? जूल थॉम्सन प्रभाव भी वैन डर वाल बलों की पुष्टि करता है। अर्थात अगर किसी गैस को बहुत ज्यादा कंप्रेस करके रखा गया है, संपीड़ित करके रखा गया है और उसके बाद उसको प्रसारित करते हैं तो वो ठंडी हो जाती है। तो इसका मतलब जब हमने उसको प्रसारित किया, हम बाहर से उसको कोई एनर्जी दे नहीं रहे, जब हमने उसको प्रसारित किया उसके ठंडी होने का कारण ये है कि उसके बीच में कोई बॉन्ड पाया गया था और उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए उसने अपनी काइनेटिक एनर्जी का दान कर दिया, मतलब अपनी काइनेटिक एनर्जी दे दी। और जब उसने अपनी काइनेटिक एनर्जी दे दी तो वो गैस क्या होगी? ठंडी होगी। तो इसका मतलब इन तीनों चीजों से हम ये बता सकते हैं कि वैन डर वाल फोर्सेज इनमें पाए जाते हैं। अब ये वैन डर वाल फोर्सेज होते कौन कौन से हैं उनके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे, या जो इनऑर्गेनिक की जो जब हम इनऑर्गेनिक करेंगे तब हम बात करेंगे। तो वैन डर वाल फोर्सेज क्या है उसके बारे में हम सबसे पहले उसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। किसी नाभिक द्वारा उसकी परिधि के बाहर के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने वाला बल वैन डर वाल बल कहलाता है। किसी नाभिक द्वारा उसकी परिधि के जो बाहर के इलेक्ट्रॉन है, मतलब परिधि के इलेक्ट्रॉन तो होंगे वो तो आकर्षित होते हैं उससे, लेकिन अगर उसके बाहर के इलेक्ट्रॉन होंगे उनको आकर्षित करने के लिए जिस बंध का इस्तेमाल किया जाएगा वह वैन डर वाल फोर्सेस कहलाएगा। हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अनंत दूरी तक बनी रहती है, अतः किसी भी बिंदु पर हम इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना को शून्य नहीं मान सकते। अर्थात नाभिक को अपने ही इलेक्ट्रॉन को बांधे रखने के लिए अपनी परमाणुीय त्रिज्या से आगे भी आकर्षण भेजना पड़ेगा। अब उस परिधि के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? नाभिक द्वारा आकर्षित होंगे। अतः इसी प्रकार वैन डर वाल बल क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं। नाभिक पर जितनी अधिक मात्रा में धनावेश होगा और दोनों परमाणुओं के मध्य जितनी अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही प्रबल प्रकार का वैन डर वाल आकर्षण बल हो जाएगा। इन आकर्षण बलों की प्रकृति बहुत दुर्बल होती है, मतलब बहुत ही दुर्बल प्रकार के, बहुत ही हम ये कह सकते हैं वीक प्रकार के बॉन्ड होते हैं। एक सहसंयोजक बंध की तुलना में ये कितने दुर्बल है इसे स्पष्ट करने के लिए हम क्लोरीन को उदाहरण लेते हैं। क्लोरीन की वियोजन ऊर्जा, अर्थात इस क्लोरीन के बीच में और इस क्लोरीन के बीच में क्या है? कोवैलेंट बॉन्ड है। इसको तोड़ने के लिए हमें 57 किलो कैलोरी प्रति मोल ऊर्जा देनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन इस Cl2 को इस Cl2 में, ये Cl2 है, ये भी Cl2 है, यहाँ पर तो सहसंयोजक बंध है, यहाँ सहसंयोजक बंध है, इनके बीच में कौन सा फोर्स है? वैन डर वाल फोर्स। इसको तोड़ने के लिए हमें केवल 5 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता ही होती है, केवल 5 किलो कैलोरी ऊर्जा। तो इसका मतलब सहसंयोजक बॉन्ड को तोड़ने के लिए तो 10 गुना ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है, जबकि एक वैन डर वाल फोर्सेस को तोड़ने के लिए उससे 10 गुना कम एनर्जी की आवश्यकता है। तो इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि वैन डर वाल फोर्सेस जो होते हैं वो बहुत ही वीक फोर्स होते हैं। और लगते कैसे हैं? जैसे ये Cl2 है, ये Cl2 है, इसको बीच में जब जोड़ेंगे, इसको जोड़ने के लिए जो फोर्स होगा उसको वैन डर वाल फोर्स कहेंगे, लेकिन Cl को Cl से जोड़ने के लिए जो फोर्स होगा उसको कोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे या सहसंयोजक बंध बोलेंगे, ठीक है। अर्थात CCl के मध्य सहसंयोजक बंध को तोड़ने के लिए 57 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है और क्लोरीन की सब्लिमेशन एनर्जी, मतलब क्लोरीन को क्लोरीन से दूर करने के लिए जो एनर्जी है वो 5 किलो कैलोरी प्रति मोल है। अर्थात Cl2 अणु के मध्य वैन डर वाल बल को तोड़कर अणुओं को पृथक होने के लिए मात्र 5 किलो कैलोरी प्रति मोल ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः हम कह सकते हैं कि वैन डर वाल बलों की प्रबलता सहसंयोजक बंध की तुलना में 10वें भाग से या 10 गुना कम होती है। जो वैन डर वाल बल है उनकी प्रबलता सहसंयोजक बलों की तुलना में 10 गुना कम होती है। देखो
वांडरवाल फोर्सेज में कई प्रकार के फोर्सेज आते हैं। लंदन फोर्सेज होता है, किज्म होता है, फ्रिट्ज लंदन ने दिया था किज्म बड़ा फोर्स होता है, कई प्रकार के फोर्स होते हैं। इसके मुख्य कौन कौन से हैं? एक तो होता है तात्कालिक या क्षणिक द्विध्रुव, किसी के अंदर डाइपोल उत्पन्न हो गया अचानक से, उसने दूसरे में डाइपोल को उत्पन्न कर दिया और उनके बीच में आकर्षण हो गया। उसके बाद में आयन प्रेरित, एक आयन था, उस आयन ने किसी के अंदर डाइपोल को उत्पन्न कर दिया, प्रेरणा दे दी, इंड्यूस डाइपोल उत्पन्न कर दिया, उसकी वजह से आ गया। और तीसरा होता है आयन द्विध्रुव, एक ऑलरेडी डाइपोल है और एक आयन है, तो उनके बीच में भी क्या हो जाएगा? आकर्षण बल हो जाएगा। ठीक है, तो आज जो हमने बात की है, आज हमने अलग अलग टॉपिक्स पर, कई प्रकार के टॉपिक्स पर बात की है। सबसे पहले हमने जो स्टार्ट किया था वो बंध लंबाई से स्टार्ट किया था। बंध लंबाई क्या होती है इसके बारे में हमने बात की। दो बंधित परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी बंध लंबाई कहलाती है। उसके बाद हमने बात की कि इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। 3 इसके मुख्य कारक होते हैं: संग्रहण का प्रकार, बंधी परमाणुओं की विद्युत ऋणताओं का अंतर और अनुनाद या इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण। उसके बाद में हमने बात की बंध कोण के बारे में। बंध कोण क्या होता है? दो एडजेसेंट या विसिनल या बहुत पास पास स्थित बंधों के बीच का कोण बंध कोण कहलाता है। और जो बंध कोण होता है अलग अलग प्रकार से, अलग अलग प्रकार का बंध कोण पाया जाता है। उसके अलावा बंध कोण को, उसके बाद में हमने जो बात की है वो, जैसे इसका बंध कोण किस प्रकार से होगा। उसके बाद बंध ऊर्जा या बंध सामर्थ्य है, मतलब एक सहसंयोजक बंध को बढ़ाने के लिए या एक सहसंयोजक बंध को तोड़कर उदासीन मूलक बनाने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, वह ऊर्जा क्या कहलाती है? उसकी बंध ऊर्जा कहलाती है। 2 प्रकार की, वियोजन तोड़ने वाली, बंध जोड़ने वाली, 2 प्रकार की ऊर्जाएं होती है। उसके बाद में बंध ऊर्जाओं के मान दे रखे हैं अलग अलग प्रकार से, और बंध ऊर्जाओं को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। सबसे पहला कारक है आकार। आकार के समानुपाती संकरण, संकरित अवस्था के समानुपाती, जितना एस कैरेक्टर होगा उतनी ही ज्यादा बंध ऊर्जा हो जाएगी। बंध क्रम के समानुपाती, जितना ज्यादा बंध क्रम होगा उतनी ही बंध ऊर्जा हो जाएगी। उसके बाद में हमने वांडरवाल फोर्सेस के बारे में बात की कुछ, फिर हमने बात की लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड बॉन्ड के बारे में। लोकलाइज्ड का मतलब होता है ऐसा बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड के अंदर ही होता है सिर्फ, ऐसा बॉन्ड जो 2 परमाणुओं के बीच में हमेशा स्थित रहता है उसे लोकलाइज्ड बॉन्ड कहते हैं। और जो बॉन्ड अनुनाद के द्वारा अपनी जगह को बदल सकता है स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए, क्रियाशीलता को कम करने के लिए, उसे बोलते हैं डीलोकलाइज्ड प्रकार का बॉन्ड। बेंजीन के अंदर यही पाया जाता है। उसके बाद है वंडरवाल फोर्सेज। वंडरवाल का मतलब होता है कि सहसंयोजक के जो अणु होते हैं वो आपस में जिस फोर्स से जुड़े रहते हैं, या एक नाभिक द्वारा अपनी परिधि के बाहर के इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने के लिए जिस फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है उसे वंडरवाल फोर्सेज कहते हैं। वंडरवाल फोर्सेज के 3 प्रकार। और दूसरा इसमें एक और चीज हमने देखी कि वंडरवाल फोर्सेज सामान्य सहसंयोजक बंध की तुलना में 10 गुना वीक होता है, 10 गुना दुर्बल होता है। और इसके अंदर 3 प्रकार की चीजें होती हैं: तात्कालिक, आयन प्रेरित और आयन द्विध्रुव। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे अंतर्निहित या समावेशन यौगिक के बारे में। अंतर्निहित इंक्लूजन कंपाउंड कई प्रकार के इसमें होते हैं, वाहिका या नाल यौगिक होते हैं, क्लथरेट होते हैं, इन सभी के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद।